Assalamu alaikum. Today we are at CityMed with Professor Rifat Najib. I would like her to introduce herself. I am Dr. Rifat Najib. Actually, I am a graduate of Rawalpindi Medical College. Immediately after my house job, I passed my membership exam from the Royal College, and then later I joined my parent hospital, like the Holy Family Hospital, from where I got my ट्रेनिंग करके तो फिर मैं आयरलैंड चली गई थी। आयरलैंड से फिर आपको, क्योंकि जब मैंने MRCOG मतलब उस वक्त मैं जब स्टूडेंट पढ़ रही थी तो उस वक्त हमें ब्रिटिश आइज में काम करना मस्ट हुआ करता था। 2 years वहाँ पे काम करके फिर आई टुक माई मेंबरशिप एग्ज़ाम और आई पास अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया चली गई थी, क्योंकि माई हस्बैंड वॉज इन सऊदी अरेबिया, माई किड्स वर इन सऊदिया। फिर पाकिस्तान वापस आई थी क्योंकि आई वॉन्टेड टू कम बैक, क्योंकि मुझे ये था कि पाकिस्तान में ना बहुत एक ये मिथ है कि शायद जो फॉरेन एग्ज़ाम्स है ना वो शायद मुश्किल होते हैं या कोई। मेरा अपना ख्याल है कि मेरा बहुत बेसिक एम था कि मैं लोगों को ना ये मतलब अपनी कुलीग्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपनी डॉक्टर्स को ये बताऊं कि बाहर के एग्ज़ाम्स मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि ये आपके ना बहुत अच्छी बात होती है कि आप बाहर जाके तो एग्ज़ाम दें, क्योंकि आपकी ना बहुत विजन ब्रॉड होती है आपको। तो फिर मैंने यहाँ पे मतलब जब वापस आई थी तो आई स्टार्टेड माई टीचिंग करियर। आई जॉइंड इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर वहाँ पे से काम करके फिर लेटर ऑन आई मूव टू फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल एज एन एसोसिएट प्रोफेसर। फिर उसके बाद जब मैं प्रोफेसर बनी, लाइक आई एम प्रोफेसर फ्रॉम 2015। तो खुद ही आप अंदाज़ा करने के कितने साल हो गए। अब तो एज ए प्रोफेसर आई हैव लाइक ट्रेनीज़, आई हैव लाइक मतलब मैं बहुत इंटरेक्शन रहता है मेरी अपनी डॉक्टर्स के साथ, और फिर एक पेशेंट्स के साथ भी एक मेरा बहुत अच्छा एक रेपो डेवलप हुआ हुआ है। थोड़ा सा ये बताइएगा कि इसमें आपको क्या थ्रू आउट द जर्नी फील हुआ कि एज अ प्रोफेसर ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जिनका बड़ा ख़ास तौर पर ख्याल करना पड़ता है। हमारा जो मतलब मैं बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। हमें गायनी में सबसे ज़्यादा इशू ये होता है कि हमें ना फ़ीमेल्स, हमारी जो क्लाइंटेल सारी फ़ीमेल्स जो होती हैं, और फीमेल्स हमारी सोसाइटी में इस तरह की हैं कि ज़रूरी नहीं है कि उनको ना हर चीज़ अवेलेबल हो। तो इसलिए मुझे फ़ीमेल्स के साथ ना इंटरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब दिल्ली मैं समझती हूँ कि अगर मैं फिर MBBS करूँ तो मैं फिर गायनी को ही सिलेक्ट करूँ, इसका जो है ना मतलब फिर गायनी करूँ। पेशेंट्स तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको ना एट टाइम्स ऐसे पेशेंट्स मिल जाते हैं जो कि ना बहुत मुश्किल होता है आपको, लेकिन फिर उनको समझना, उनको कंटिन्यूसली साथ लेके चलना, उनको समझाना, ये बहुत मतलब पेशेंस का काम है। ओके, सो पेशेंस इज़ लाइक द की। तो ये आपकी क्या कोई इंस्पिरेशन, व्हाट डू यू थिंक, गायनेकोलॉजिस्ट बनने की आपकी क्या कोई मोटिवेशन थी, इंस्पिरेशन थी, कहाँ से आपको ये काया किया? जब मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट थी ना, तो उस वक्त से मुझे होता था कि मैंने मतलब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि मैं लेबर रूम जाके विज़िट करूँ। उस वक्त हालांकि हमारा लेबर रूम ड्यूटीज़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन आई यूज़ टू विज़िट लेबर रूम। और मुझे होता था कि भाई हम ना, क्योंकि वहाँ पे फीमेल्स की जो एक पेन होती है जो हमें लेबरिंग पेशेंट की, तो वो बहुत हम क्लोजली देखते हो उसे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमें मतलब जब शुरू में जब हमारे वार्ड्स लगते होते थे तो हमारी बहुत सी ऐसी कुलीज होती थी जो बेहोश हो जाती होती थी, लेकिन मुझे इट नेवर हैपन टू मी। और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि भाई हम जाके ना तो इतनी पेन से, और फिर पेशेंट जब डिलीवर होती है तो उसकी एक वो जो एक जो खुशी हमने देखते थे ना कि मतलब कहाँ तो इतनी पेन होती है और कहाँ बिल्कुल पेशेंट जो है बिल्कुल कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ कंप्लीट ऑपोजिट, एग्जैक्टली। तो मतलब दैट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग एक्चुअली। और मतलब मैं समझती हूँ कि हमें ये बहुत एक एज है हमारी कि मतलब हम हर वक्त जो ना हमारा अच्छा ही हमारा रिस्पॉन्स रहता है हमारे पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन। ओके, सो आप फिर मतलब बाहर आपने काफ़ी एक्सपीरियंस किया, फिर आप पाकिस्तान शिफ्ट हुई हैं, तो वहाँ के एक्सपीरियंसेस को लेकर जब आप इधर आई हैं तो क्या आपको एक चेंज नज़र आया? और दूसरा कौन सी सर्टन चीज़ें थी जिनसे आपको काफ़ी गिला हुआ कि यार ये तो ऐसे यहाँ पर इतना नहीं होना चाहिए था, अनएथिकल जो चीज़ें थी? ऐसे ही है। मैंने यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो हमारी जो मतलब मैंने चीज़ जो नोट की कि हम ना यहाँ पे पेशेंट्स को टाइम नहीं देते, मतलब एज ए क्लिनिशियंस जो ना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, बिकॉज वी आर सो बिजी विद द नंबर ऑफ द पेशेंट्स कि हमें इंडिविजुअल पेशेंट्स को जो ना हम ये नहीं समझते कि पेशेंट है। मैं समझती हूँ कि पेशेंट जो ना हमें वी नीड टू ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज़। कि इसमें ये होता है कि आपने ना पेशेंट तो हर तरह की कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, लेकिन आपको सेटिस्फाई करना जो ना दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।
वैसे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है कि हमारी जो ऑपरेटिव डिलीवरी जो सिजेरियन सेक्शंस है ना वो हमारे बहुत कॉमन हो गए, मतलब कंपैरेटिवली कॉमन है। लेकिन पाकिस्तान में मैंने ये चीज़ नोट की कि यहाँ पे लेबरिंग पेशेंट मतलब लेबर में जाने ही नहीं देते। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो ना वो होता है कि पेशेंट्स को ना कि बस अच्छा ठीक है, और फिर अगर वो लोग अगर सिजेरियंस होते भी हैं तो पेशेंट डजंट नो कि व्हाट वाज द रीज़न मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। अब होता है अगर आप पेशेंट से पूछें ना कि क्यों हुआ था आपका सेक्शन ना, तो उनको होता है कि बस डॉक्टर ने कर दिया। तो उससे मुझे लगता था कि जैसे पेशेंट को ना कॉन्फिडेंस नहीं हुआ कि भाई मतलब गलत हुआ। मतलब ज़्यादातर पेशेंट बोलते भी हैं कि भाई हमें जो ना झिझकते हैं और ये बताते हैं कि जी हमारा तो होना नहीं चाहिए था, जो कि मैं समझती हूँ कि कुछ हमारी कंडीशन है जिसमें कि मतलब ऑपरेशन इज़ इनएविटेबल के उसमें तो होता ही है हमारी। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर आप पेशेंट को अच्छी काउंसलिंग कर दें तो पेशेंट विल नेवर कंप्लेन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं समझती हूँ कि जब मैं शुरू में प्रैक्टिस करती थी तो ऑब्वियसली मैं प्रैक्टिसिंग जो ना अपनी मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में करती थी। तो जो प्राइवेट सेटअप्स है ना उनमें ज़्यादातर ये कहते थे कि बस मैडम सिजेरियन करें और घर जाएं। तो मतलब वो लोग ना लेबर में ले जाते, मतलब पेशेंट्स को जाने नहीं देते। फिर देन आई थॉट कि अगर इस तरह से पेशेंट्स को मैंने ऑपरेट ही करना है तो फिर तो मेरी ऑब्स्टेट्रिक्स तो बिल्कुल नील हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मतलब यहाँ पे ये बेसिकली एम था मेरा सिटी मेड का कि मतलब मुझे था कि मैं अपनी एथिकल प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करूँ। और उस पर फिर ये होता है कि आप पेशेंट को ना अच्छा टाइम दें, और मतलब आप अगर पेशेंट्स के साथ काउंसलिंग उनकी अच्छी हुई होती है तो मतलब नोबडी रियली ऑब्जेक्ट्स कि अच्छा आपने सेक्शन किया या क्यों किया, लेकिन आपको अच्छी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए और अच्छा आपके पेशेंट के साथ एक रेपो आपकी डेवलप होनी चाहिए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कर लेती हूँ। बस एक वो स्टिग्मा क्रिएट हुआ होता है सोसाइटी। एग्जैक्टली तो आपने जो है तोड़ना है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब उधर और पेशेंट से ज़्यादा पेशेंट की फैमिलीज़ को साथ भी हमें डील करना होता है। मैं बेसिकली जब पेशेंट्स के साथ डील करती हूँ तो मैं हस्बैंड्स को भी आई एनकरेज देम टू बी सिटिंग विद अस, क्योंकि हस्बैंड्स को एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेन करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारी पेशेंट्स जो है ना वो बीइंग फीमेल्स, उनको अगर आप बताएंगे भी कि अच्छा आपने ये मेडिसिन खानी है, कि अच्छा किसी को खून की कमी है या किसी को कोई और मेडिकल प्रॉब्लम है, तो लिटरली वो कहेंगे कि अच्छा ये तो मतलब इतने इसके लिए मैं अपने पे पैसे खर्च करूँ। तो फिर मैंने देखा है कि जब हम हस्बैंड्स को ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं तो वो फिर मतलब दे मेक श्योर कि भाई उसमें, और फिर जब नेक्स्ट विजिट पे वो लोग आते हैं तो फिर हम मतलब वी इंश्योर कि भाई मतलब आई इंश्योर कि भाई उसने वो किया कि नहीं किया। तो मतलब इट इम्प्रूव्स अ लॉट रियली। और इससे आई थिंक जब फैमिली को आप इन्वॉल्व करते हो तो आपके ना बहुत मतलब अच्छे आपके डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप भी बहुत इम्प्रूव हो जाता है उसका ना अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक आइस ब्रेक करनी होती है एंड दूसरे हस्बैंड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है साथ उनकी वाइफ होंगे तो फिर अनकंफर्टेबल फील कर। अच्छा मैम, तो ये बताइए कि आपकी कौन सी ऐसी पर्सनल अचीवमेंट्स है जिसको लेकर आप सबसे ज़्यादा प्राउड फील करती हैं? जब मैंने आयरलैंड में जब जॉब की थी एज ए सीनियर हाउस ऑफिसर वहाँ पे करती थी, तो वहाँ पे ना हम लोग हफ्ते में एक दफ़ा हमें ले के जाया करते थे, मतलब हमारे जो कंसल्टेंट टीम होती थी एक ना, तो हम लोग ना आउट ऑफ आवर हॉस्पिटल मतलब पेरिफेरी में जाते होते थे और जाके ना वहाँ पे पेशेंट्स देखते होते थे। मतलब वो हमारे सारी चीज़ें प्री प्लान सब चीज़ें अरेंज हुआ करती थी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मैंने समझा कि इस तरह की चीज़ हमें होनी चाहिए यहाँ पे पाकिस्तान में। तो मतलब जब मैं पाकिस्तान में आई भी तो मैं अब तक मैं अभी भी वंस अ मंथ जाती हूँ, कश्मीर जाती हूँ, और मैं सिर्फ इसी वजह से जाती हूँ मतलब इंस्टेड कि हमारी पेशेंट्स यहाँ, क्योंकि पेशेंट अब होता है कि जब ट्रेवल करके आना होता है तो अकेली तो आ नहीं सकती, उसके साथ पूरी एक फैमिली होती है, मतलब हस्बैंड होगा, कोई और बहन भाई कोई और। तो मैंने देखा कि फिर उस पे जो है ना उनको एक केयर प्रोवाइड करना जो ना वहाँ पे आसान होता है एज़ कम्पेयर टू मैं एक्सपेक्ट करूँ कि वो यहाँ पे आएगी। तो ये मैंने चीज़ जो ना मैंने वेस्ट से ली थी और मुझे बहुत इस पे रहना है अच्छा है। और मैं समझती हूँ कि ये चीज़ हम प्रमोट कर सकते हैं यहाँ पे ना, क्योंकि हमारे लिए हमारे सेटअप से जाना जो ना वो आसान है, और मतलब सिर्फ ये कि आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, मतलब डेफिनेटली टाइम देना पड़ता है। मैम क्या अपने हॉस्पिटल के सर्विसेज बता सकती हैं कि आप मेजर किस चीज़ में स्पेशलिटी होती हैं? मैं बेसिकली ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आई एम अ फेलो ऑफ द रॉयल कॉलेज, और अब करेंटली जो है ना मैं आई एम मोर फोकस्ड ऑन माय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको IVF कहते हैं, जिसको कॉमन लेमैन लैंग्वेज में उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। ऑल्दो मैं ऑब्स्टेट्रिक्स भी आई एम अ प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन, मतलब कि मैं डिलीवरीज भी करवाती हूँ, लेकिन मेरा मेन फोकस जो है ना वो मेरा इनफर्टिलिटी है, और मेरा मेन फोकस जो है ना वो IVF है।
मैम IVF को लेके हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स है, तो आप इस हवाले से क्या करना चाहेंगी? अब बताए कि बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है कि जो इनफर्टाइल कपल्स हैं ना, उनके लिए ना ये चीज़ फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना वो मतलब डिस्कार्डेड फ्रॉम द फैमिली, मतलब फ्रॉम लाइक ससुराल वाले जो है ना उनको बिल्कुल लड़कियों को बहुत करते हैं, समझते नहीं है कि भाई इनकी प्रॉब्लम है। और हमेशा ये मतलब ये बहुत कॉमन हो गया है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स की प्रॉब्लम हो, हमारे मेल मतलब मेल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है। तो सिर्फ ये है कि इन्वेस्टिगेट करना और उनको लेके चलना और उनको बताना कि भाई हाँ ये हो सकता है कि नहीं। मैं समझती हूँ कि औलाद जो है ना वो हर एक की ख्वाहिश होती है, और हर एक का जो है ना होता है कि भाई हमें मतलब एटलीस्ट इफ़ समबडी इज़ ट्राइंग तो उसको जो है ना सपोर्ट करनी चाहिए। और वैसे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट, लेकिन वैसे मैं यहाँ पे सिटी मेड में जो है ना एक इसकी जो कंपैरेटिवली जो हम करते हैं, हमने उस तरह से एक्सपेंस नहीं, मतलब उतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना कि हमारे बहुत से लोगों के यहाँ पे भी अगर आप देखें तो पीपल आर लाइक IVF इज़ बीइंग वेरी एक्सपेंसिव, जो कि कॉमन कपल के लिए जो है ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे पास पेशेंट जो है ना वो लोकल तो आते ही आते हैं, मेरे पास आउट ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद भी बहुत पेशेंट्स आते हैं। और आई एम मोर फोकस्ड ऑन ICSI इज़ बेसिकली इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो उसमें बहुत से जो है ना आपके जो IVF की जो हमारे जो फेलियर रेट है या उसे, तो उससे हमारा बेहतर ICSI के जो ना इट हैज़ गॉट बेटर रिजल्ट्स। तो वो वाला मैं उस पर फोकस्ड हूँ और आई एम रियली डूइंग इट हियर। मैम क्या इश्यूज आ रहे हैं मार्केट में और IVF के रिलेटेड, और आप उनको कैसे टैकल करती हैं? यूजुअली अब तक कि ये वो वाले पेशेंट्स होते हैं IVF के, वो वाले मतलब जो वो वाले कपल्स होते हैं जो कि बहुत सालों से जो है ट्राई कर रहे होते हैं। और हमें ये चीज़ बहुत कॉमन है कि इनको ना सही गाइडेंस नहीं मिलती। आपको जो हमारी जो फीमेल्स हैं उनकी एज हैज़ डेफिनेटली अ वेरी लाइक इट हैज़ अ रोल फॉर द ट्रीटमेंट फॉर द लाइक पॉजिटिव रिजल्ट्स। अर्लियर उसको गाइड कर दिया जाए तो वो शायद बेहतर उसमें उसका मतलब रिजल्ट्स, उसके आउटकम जो है ना उसकी बेहतर हो सकती है। हमारा ना IVF की थोड़ी लिमिटेशंस है कि यूजुअली ज़रूरी नहीं है कि वो जिस मर्ज़ी एज पे हम फीमेल पार्टनर की जो एज है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली लड़कियां आती हैं जो कि बहुत एज की ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि क्योंकि पेशेंट नोबडी एवर टोल्ड देम कि भाई आपकी जो ना इस एज से फिर आपका ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब इसमें इवन इफ़ IVF भी करेंगे, मतलब हम जो मर्ज़ी कर लेंगे, हमारा मतलब उसका फिर आउटकम इतना अच्छा नहीं होता जो कि हम लोग मतलब एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये पेशेंट्स को जो ना आपको ये कॉमन पब्लिक के लिए भी एक हमारा मतलब मेरा मैसेज है कि अगर लाइक मेरी कोलीग्स हैं, अगर कोई उनको पेरिफेरी में देखता है और अगर वो मतलब पेशेंट्स को अर्ली रेफरल करें, ताकि एटलीस्ट पेशेंट शुड बी मोर लाइक उसकी रिक्रूटमेंट अर्लियर ऑन हो जाए। मतलब अगर करना या ना करना ना वो दैट इज़ इमटेरियल, क्योंकि उसमें ये होता है कि हमें आगे जो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो पहले उनको बताएंगे तो तब वो करेंगे, वरना ये इन्वेस्टिगेशन ऐसी नहीं होती हैं जो कि नॉर्मल हमारी इन्वेस्टिगेशन जो मतलब कॉमनली जो करते हैं वो। तो इसलिए वो मतलब एक हार्मोन्स वगैरह जो टेस्ट हैं वो डेफिनेटली वो करके तो उस पर हम फिर डिसाइड करते हैं कि अच्छा हाँ शुड वी गो अहेड और नहीं। मैं बहुत मतलब फ्रैंकली आपको बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे मैं इस तरह के पेशेंट्स लेती नहीं हूँ। मतलब कि मैं उन पेशेंट्स को बता देती हूँ कि आप अगर करवाएंगे भी ना तो मतलब रिजल्ट्स विल नॉट बी लाइक जो कि हम चाहते हैं या आप चाहते हो। तो उस एम्बैरेसमेंट को जो है ना वो मतलब उसको मैं फेस नहीं, मतलब उसको पहले से पेशेंट्स को अगर पता होता है ना कि भाई हाँ हमारा अच्छा नहीं है, अगर हमारा रिस्पांस अच्छा नहीं होगा या अगर हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो फिर वो पेशेंट्स खुद डिसाइड, मतलब पेशेंट्स आर बेसिकली बेटर इन अ बेटर पोजीशन कि वो खुद डिसाइड करेंगे भाई क्या व्हाट डू दे वांट। तो इस तरह से करके तो करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, ये बताइए कि आपको पेशेंट्स के लेके जो है ना कैसा फीडबैक आपको मिला है? सो फार अच्छा फीडबैक। आप पता है मेरे पास ऐसे वाले पेशेंट्स आते हैं जो कि जो सेकेंड और थर्ड टाइम मेरे पास आ रहे हैं, और मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो कि
मतलब जिस तरह से अगर तो फर्स्ट टाइम अगर मेरा अपना ख्याल है कि अगर उनको सेटिस्फाई ना किया होता तो वो कभी भी ना सेकंड टाइम आते, या उसके बाद पेशेंट्स या उनकी फैमिलीज मेरा वर्ड ऑफ माउथ पे मैं ज़्यादा चल रही हूँ, क्योंकि मेरे अभी भी कोई इस तरह की रेगुलर उस तरह के नहीं है कि मतलब मैं कोई इस तरह की एडवर्टाइजमेंट्स नहीं करती हूँ, ना टीवी पे ना कहीं और, लेकिन ये है कि मेरे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपकी रेपुटेशन वो। अब दूसरा मैं आपको ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि एक एथिकल प्रैक्टिसेस आप काफ़ी इसको इंपॉर्टेंस देती हैं। इससे पहले पेशेंट्स जो होते हैं वो झिझक रहे होते हैं ये इसको परस्यू करने के लिए, तो ये डू दे नोटिस दैट एंड इसी की वजह से वो दोबारा आते हैं? ज़्यादा तो चांसेस यही हैं कि पेशेंट जो ना इसीलिए दोबारा से आते हैं, वरना आप होता है कि अगर एक दफ़ा किसी का अगर एक्सपीरियंस अच्छा ना हुआ तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी वो दोबारा से उस जगह पे आएगा। दूसरा ये है कि मैंने ना मतलब हमारे पास जिस तरह से जो भी पेशेंट्स आते हैं तो एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट उनका एक परफॉर्मा एक फिल करना होता है पेशेंट, आई डू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ दैट। मुझे एक छोटी सी, जब शुरू में हमने ये हॉस्पिटल और सारा सेटअप बनाया तो मुझे याद है कि लोगों को ना एक दफ़ा एक पेशेंट ने उस परफॉर्मा में लिखा कि आपके पास ना वॉशरूम में हॉट वाटर नहीं है, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि फिर उसके बाद जो है ना हमने वो लगाए, अपने गीज़र्स लगाए, और उसको ना तो जो मतलब पेशेंट का अगर कोई इस तरह का कोई अगर आइडिया होता है तो हम उसको डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करते हैं, और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है इस। कोलीग्स, क्योंकि आप साथ इधर ही होती हैं, तो उनकी तरफ से आपको कैसा फीडबैक मिलता है? मेरी बहुत अच्छी टीम है यहाँ पे, और मैं अब होता है कि मैं बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेवलर भी हूँ, मैं बाहर भी आती जाती रहती हूँ, तो मैंने कभी मतलब मेरे पेशेंट्स को भी ये चीज़ बॉदर नहीं उनको किया, क्योंकि मेरे पूरी टीम जो है ना वो मतलब इज़ वन टीम, और हम बहुत मतलब इस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं कि अगर मतलब कोई भी मतलब मैं नहीं भी होंगी तो भी माय पेशेंट्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, और मेरे अपने कोलीग्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे ना, और बहुत अच्छी मैंने टीम डेवलप की। जैसे आपने एक बताया स्ट्रॉन्ग, आपने एक आइडेंटिटी क्रिएट कर ली अपनी टीम को लेके, तो व्हाट इज़ वन फैक्टर जो कि सबको यूनाइट करता है इधर? मैंने ना मतलब मैं समझती हूँ कि मैं हर एक को साथ लेके चलती हूँ, और मैंने कभी किसी पे ना इम्पोज नहीं किया, लेकिन एवरीबडी नोज़ कि मतलब दीज आर आर लिमिटेशंस, और मैं अभी भी पेशेंट्स को ना अगर कोई इस तरह का कोई बहुत हाई रिस्क पेशेंट होता है तो मैं आई वुड रादर रेफ़र देम अर्लियर ऑन, ऐसी जगहों पे उनको रेफ़र करते हैं, और मतलब ये इंश्योर कि भाई उनका वहाँ पे शुड बी टेकन केयर ऑफ। हम हमेशा उनको ना फुली प्रिपेयर करके तो पेशेंट को रेफ़र करते हैं, मतलब फॉर मैटरनल और फॉर द फीटल फैक्टर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी इसमें इशू नहीं, और मेरी पूरी टीम जो ना इज़ वन बेसिकली। जो कंपटीटर्स हैं आपके साइड से वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको लेके लाइक आपकी तरफ से कैसा रिस्पांस मिलता है, यार डू यू रियली केयर और नॉट, व्हाट इज? मुझे ना मैंने कभी मतलब कोई आया बोला नोबडी हैज़ कम अप विद दिस, बेसिकली देयर इज़ कंपटीशन इन आवर फील्ड, और हम बेसिकली ना आपको पता है कि लोगों को बहुत होता होगा, ज़रा हम जनरल पब्लिक को जो ना हमारे जो रेट्स हैं वो कंपैरेटिवली बाकी लोगों से ना मतलब कम, क्योंकि कम इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे पास वो लोग आते हैं जो कि ना बहुत शायद आप कह सकते हो एलीट क्लास नहीं होगी, तो एक कॉमन मैन जो ना जो मतलब कपल्स ऐसे जो कि द मेजॉरिटी, हाँ, तो वो फिर मेरे पास आए, और मतलब उनको हम अफोर्डेबल प्राइसेस में हमको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा मैम, आपके पास जो है क्योंकि बाहर से भी काफ़ी फॉरेन कंट्रीज से पेशेंट्स आते हैं, तो ये थोड़ा बताइए कि एग्जैक्टली कौन सा डेमोग्राफिक है जो टारगेट होते हैं इस चीज़ में, एंड व्हाट अट्रैक्ट्स देम जो कि पाकिस्तान की तरफ वो आ जाते हैं इतना लाइक ट्रैवल करके? आप बताइए कि मेरे ना जिस तरह से गल्फ से, यूके से और स्टेट से जो ना जो पेशेंट्स आते हैं होते पाकिस्तानी ही होते हैं, मतलब सेटल्ड ओवर देयर, तो उनका ना कुछ तो एक लिंक उनका होता है कि अच्छा छुट्टियों में जाएंगे, या मतलब क्रिसमस पे जिस तरह से लोग आते हैं, तो एक तो अपना उन्होंने टारगेट सेट किया होता है, और दूसरा उनको डेफिनेटली उनको ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि यही चीज़ अगर वो वहाँ पे करें या तो उसकी बहुत कॉस्टली पड़ता है। डेफिनेटली वी आर वेरी फ्लेक्सिबल कि हम उनको फिर अकॉर्डिंगली उनको फिर करते हैं कि जब उनकी टाइमिंग सेट करें उनको सूट करेगा तो हम फिर उसमें करते हैं उनको, और ये मतलब इट्स वर्किंग वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, आपको ये सिटी मेड को लेके जो है आगे फ्यूचर प्लान्स हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। मैं समझती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त भी मेरा ख्याल था कि मतलब मैं इसको ना एज ए टर्शरी केयर सेंटर प्रोजेक्ट करूँ, और मतलब लोगों के लिए अफोर्डिंग हो उनके लिए बेसिकली,
तो अभी भी मतलब मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह इसको मतलब आई एम गोइंग टू रियली डेवलप इट इनटू अ टर्शरी केयर। मतलब मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, ये डेफिनेटली इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि आप पता है कि जो एक्सपेंस है वो, क्योंकि सब प्राइवेट सेटअप। एक्चुअली एक मैं थोड़ा सा सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, बट ये टर्शरी सेटअप बता दें कॉमन मैन के लिए कि क्या चीज़ है एग्जैक्टली, व्हाट इज टर्शरी सेटअप? टर्शरी केयर का जो मेन आइडिया वो ये है कि अगर पेशेंट आती है मेरे पास, फीमेल पेशेंट है, तो उसकी ना मेडिकल उसकी कंडीशन या उसकी कोई अगर सर्जिकल कंडीशन है तो वो मतलब पूरा सेटअप ऐसा होना चाहिए कि, और उसको जो है ना स्टेट ऑफ द आर्ट उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। एवरीथिंग अंडर वन रूफ एग्जैक्टली। मतलब उसमें ये नहीं है कि कोई उसको हम किसी को रेफ़र करें या उसकी जो है ना कोई ऐसी फैसिलिटी हो जो कि हम ना यहाँ पे उसको प्रोवाइड कर सकें। ऑल्दो कि मतलब देयर आर लिमिटेशन इन दिस, लेकिन इंशाल्लाह दिस इज माय, सो दिस इज योर लाइक ड्रीम। यस इंशाल्लाह। ठीक है। एंड दूसरा आपकी क्या पर्सनल इंसाइट्स होंगे जो आप बताना चाहेंगे? जो गायनी है ना, लोग बहुत उससे घबराते हैं। मतलब मेरी जो यंगर जनरेशन में जो डॉक्टर्स हैं वो समझते हैं कि ये बहुत टायरिंग है, बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मेरा ये इस तक एक्सपीरियंस नहीं है। और मैं समझती हूँ कि आप ना जब खुद से मोटिवेटेड होते हैं ना कि आपने ये चीज़ करनी है, तो फिर उसके लिए कोई आपको लिमिटेशन नहीं रहती है फिर आपकी। और इस तरह से इतनी मुश्किल नहीं है, मतलब इट इज़ जस्ट लाइक द बैक ऑफ माई हैंड, कि मुझे लगता है कि जैसे हम ना अगर गायनी में अगर हम ज़्यादा अगर प्रमोट करेंगे तो फिर तो टाइम विल कम के आसान स्पेशलिटीज़ हैं डेफिनेटली जो कि गर्ल्स और द बॉयज़ विल ऑप्ट फॉर दैट। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारी जो ना इस तरह की स्पेशलिटी को जो पेंट इस तरह से किया गया कि बड़ी टाइम कंज्यूमिंग है और ये सब, ऐसे नहीं है। मतलब हम बिल्कुल फैमिलीज़ को साथ लेके चलते हैं। मतलब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और कोई मेरा सफ़र नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन मेरे हस्बैंड का है और मेरी अपनी फैमिली का है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जी ऐसे ही है, क्योंकि ज़्यादातर होता है डॉक्टर्स का कि उनकी पर्सनल और वर्क लाइफ बहुत ही सेग्रीगेटेड हो जाती है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। और मैं समझती हूँ कि इसके साथ आप मतलब इस प्रोफेशन के साथ भी ना, मतलब गायनी के साथ भी ना आप एक पर्सनल लाइफ जो है ना उसको लेके चल सकते हो, बहुत अच्छा चल सकते हैं।